हेलो स्टूडेंट्स, उत्पादन फलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने जाना उत्पत्ति के नियमों के बारे में कि अल्पकाल में इन शॉर्ट ड्यूरेशन जब हम उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर और कुछ साधनों को परिवर्तनशील रखकर by keeping some factors of production variable and some constant, यदि हम उत्पादन में वृद्धि करें तो प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा, क्योंकि उत्पादन के जो स्थिर साधन हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। इस कारण से उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा। मीन्स जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होगी, आउटपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि हम उत्पादन के जो स्थिर साधन हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। उसके बाद में उत्पत्ति समता नियम लागू होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स, जबकि हम स्थिर साधन और वेरिएबल फैक्टर्स का जब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो जाता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो चुका होता है, पूर्ण यूटिलाइजेशन हो चुका होता है कांस्टेंट फैक्टर्स का, उस समय उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। और लगातार यदि हम स्थिर साधनों पर कार्य करते रहें तो डेप्रिसिएशन बढ़ने लगता है और तब उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। तो पिछले अध्याय में हमने उत्पत्ति के नियमों के बारे में, लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में पढ़ा था कि देयर आर 3 लॉज ऑफ रिटर्न्स: लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और इसके साथ ही हमने लॉ ऑफ रिटर्न्स की 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में भी जाना था, एंड दैट आर TPP टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, APP एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन औसत भौतिक उत्पादन एंड MPP सीमांत भौतिक उत्पादन। इन 3 टर्म्स के बारे में भी जाना था और जाना था कि इनका क्या अर्थ होता है। आज हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये जो नियम है ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है। और क्या है ये लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स, इसके बारे में हम जानेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, उत्पत्ति के नियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या है कि अल्पकाल में जब उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर और कुछ को परिवर्तनशील रखकर हम उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो प्रारंभ में उत्पादन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, देन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, घटती हुई दर से उत्पादन में वृद्धि होती है। तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग उत्पत्ति के 3 नियम थे: उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड उत्पत्ति ह्रास नियम, जिसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं प्रोफेसर स्टिगलर, बेनहाम, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, सिल्वरमैन, इनके अनुसार उत्पत्ति के 3 नियम नहीं है। देयर इज ओनली 1 लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पत्ति के 3 नियम नहीं है, उत्पत्ति का सिर्फ एक ही नियम है और वो है उत्पत्ति ह्रास नियम। मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जब हम अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर और 1 या 2 साधनों को परिवर्तनशील रखकर यदि हम उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो इनिशियली इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रेट से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और फिर डिमिनिशिंग रेट से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो यदि हम वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन लेकर
यदि हम लगातार उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी जबकि उत्पादन घटती हुई दर से इंक्रीज होगा, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। तो आधुनिक अर्थशास्त्री उनके अनुसार उनका कहना है कि उत्पत्ति के 3 नियम नहीं हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम। ये तो उत्पत्ति ह्रास नियम के 2 स्टेजेस हैं, 2 परिस्थितियां हैं, 2 लेवल हैं। ओके, तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति का एक ही नियम है आप, और ये न केवल कृषि में लागू होता है बल्कि उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है कि यदि हम स्थिर साधनों पर लगातार काम करते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमें घटती हुई दर से उत्पादन प्राप्त होगा। इसलिए देयर इज ओनली वन लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ये एक सार्वजनिक नियम है एंड दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ओके, इस नियम के अनुसार व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्यों कहते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अल्पकाल में यदि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर प्लांट एंड मशीनरी उनको स्थिर रखकर केवल एक ही साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए, से हम श्रम की मात्रा में ही परिवर्तन करें तो स्थिर साधन एवं परिवर्तनशील साधन के बीच में अनुपात में परिवर्तन होगा। इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रारंभ में सीमांत उत्पादन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन तथा औसत उत्पादन, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन एपीपी जिसे हम कहते हैं, में भी वृद्धि होगी तथा कुल उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। लेकिन एक स्तर के बाद में अंततः सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन घटने लगेगा और कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। इसे ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। ये जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है यह भी लॉ ऑफ रिटर्न्स ही है, ये भी उत्पत्ति का नियम ही है, लेकिन इस नियम के अनुसार ये उत्पत्ति के नियमों की एक आधुनिक व्याख्या है। और आधुनिक व्याख्या के अनुसार जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी ही जबकि घटती हुई दर से उत्पादन में वृद्धि होगी, और ये वास्तविकता भी है। इसलिए और दूसरा इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्यों कहते हैं कि कुछ साधन जो स्थिर हैं वो तो कांस्टेंट रहेंगे, हम परिवर्तन किस में कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर में। तो जो वेरिएबल फैक्टर हैं और जो कांस्टेंट फैक्टर है उनके बीच में जो प्रोपोर्शन है, कॉम्बिनेशन है, वो चेंज होता रहता है। इसलिए इसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसके अनुसार किस तरह से ये नियम लागू होता है इसके बारे में बताया गया है कि इनिशियली उत्पादन तेजी से इंक्रीज होगा, लेकिन एक स्तर के बाद में अंततः सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन घटने लगेगा और फिर कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। इसे ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। ये देखिए उदाहरण के साथ इसको समझाने की कोशिश की गई है कि यूनिट्स ऑफ लेबर ये है वेरिएबल फैक्टर्स, श्रम जो है ये परिवर्तनशील साधन है और रिमेनिंग जो है वो स्थिर साधन है, यानी उत्पादन के अन्य साधनों को तो स्थिर रखा गया है और केवल श्रम को हमने परिवर्तनशील साधन रखा है। और फिर जब हम उत्पादन के वेरिएबल फैक्टर्स की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन में इंक्रीज करते हैं तो देखिए उत्पादन इस तरह से इंक्रीज होगा। फर्स्ट यूनिट है औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन है 10 यूनिट्स, इसलिए एवरेज भी 10 और टोटल भी 10 हो रहा है। सेकंड यूनिट जब हमने लगाई श्रम की तो सीमांत उत्पादन था उसका 20 इकाइयां, तो कुल उत्पादन हो गया 30 और एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया कि टोटल प्रोडक्शन को क्वांटिटी ऑफ फैक्टर से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारा एवरेज प्रोडक्शन। और इस तरह से देखिए
एक लेवल तक, जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, कुल उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और सीमांत उत्पादन बढ़ने के कारण औसत उत्पादन भी इंक्रीज होता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है जबकि सीमांत उत्पादन गिरने लगता है। उस स्टेज पर जहां पर कि सीमांत औसत उत्पादन मैक्सिमम होता है और मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शन बराबर होते हैं, जहां पर कि एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है और ये दोनों बराबर होते हैं, एमपी और एपी। वह लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अनुसार, परिवर्तनशील अनुपातों के अनुसार उत्पादन की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है, प्रथम अवस्था मानी जाती है। और जब सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, धीरे धीरे सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो गया और ये जीरो लेवल पर पहुंच गया, मिनिमम होता है, नॉट अधिकतम, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, जीरो हो जाता है। कहां से लेकर, जबकि उस पॉइंट पर जहां पर कि सीमांत और औसत उत्पादन बराबर होते हैं, सीमांत उत्पादन लगातार घटता जा रहा है और ये जीरो हो जाता है। उसकी जो अवस्था है वो सेकंड स्टेज कहलाती है। तो सेकंड स्टेज कहाँ से शुरू होती है, जहां पर कि मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शन इक्वल हैं, वहां से उस अवस्था तक जहां पर कि सीमांत उत्पादन जीरो हो जाता है, द्वितीय अवस्था कहलाती है, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। और तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जहां पर कि मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन नेगेटिव होने लग जाए, उस स्थिति को थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन की तीसरी अवस्था कहते हैं। तो देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार सिर्फ एक नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये बढ़ता हुआ प्रतिफल है, ये स्थिर प्रतिफल है या ये घटता हुआ प्रतिफल है। नो, सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है और डिमिनिशिंग रिटर्न की, घटते हुए प्रतिफल की उन्होंने स्टेजेस बताई हैं कि किस तरह से ये नियम क्रियाशील हो रहा है। उसी टेबल को यदि हम एक डायग्राम के रूप में बताएंगे तो ये इस प्रकार से होगा। ये देखिए, यहाँ पर जिस बिंदु पर मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी और एपी बराबर हैं और एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम है, ये वहां तक स्टेज 1 कहलाएगी। ओके। और जहां पर कि सीमांत उत्पादन जीरो हो रहा है, यूनिट 4 से लेकर यूनिट 6 तक स्टेज सेकंड कहलाएगी। और जहां से मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होना शुरू हो गया, ऋणात्मक होना शुरू हो गया है, वहां से यूनिट 6 से आगे तक स्टेज थर्ड कहलाएगी, तृतीय अवस्था कहलाएगी। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम की ये तीसरी अवस्था कहलाएगी। राइट। स्टेज 1 को द स्टेज ऑफ इररेशनल प्रोडक्शन कहते हैं, अविवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था कहते हैं। यूनिट 1 से लेकर 4 तक की जो स्थिति है, स्टेज 1, जहां पर कि सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन तीनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, उस स्थिति को द स्टेज ऑफ इररेशनल प्रोडक्शन, अविवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था कहते हैं, जहां पर कि एपी अधिकतम है, कुल उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन तीनों ही बढ़ रही हैं। इसको इररेशनल प्रोडक्शन की स्थिति क्यों कहते हैं कि यदि उत्पादक इसी अवस्था में उत्पादन को रोक दे तो इसका अभिप्राय यह होगा कि प्रोड्यूसर ने या फर्म ने जो कांस्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के स्थिर साधन हैं, उनकी 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया है, 100% उत्पादन क्षमता का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए प्रथम अवस्था को, जबकि टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन,
सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। यदि एक उत्पादक प्रथम अवस्था में ही उत्पादन को रोक देता है तो इसे हम अविवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था कहेंगे। सेकेंड स्टेज है द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, जहां पर कि सीमांत उत्पादन 0 है और कुल उत्पादन अधिकतम है। पॉइंट 6 यहाँ पर मैक्सिमम है ये कुल उत्पादन। इसके बाद में भी अगर हम यूनिट्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं परिवर्तनशील साधनों की, तो देखिएगा प्रोडक्शन जो है मार्जिनल प्रोडक्शन वो अब नेगेटिव होने लग गया है। यानी ये जो वेरिएबल फैक्टर है श्रम, इसकी जो एडिशनल यूनिट को हमने एम्प्लॉय किया है उत्पादन करने के लिए जो लगाया है, वो कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं कर रहा है बल्कि उसको घटा रहा है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होने लग रही है। तो दूसरी अवस्था कौन सी कहलाती है? द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, यानी आर्थिक उत्पादन की अवस्था। और तीसरी अवस्था कहलाती है द स्टेज ऑफ नॉनसेंस प्रोडक्शन। यदि सीमांत उत्पादन घटने लग रहा है, यानी कि श्रम की और अतिरिक्त इकाइयों को लगा रहे हैं, उससे उसका टोटल प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है बल्कि और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती जा रही है। तो इस स्थिति को द स्टेज ऑफ नॉनसेंस प्रोडक्शन कहेंगे कि लागतें लगातार बढ़ती जा रही हैं उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के कारण, फिर भी यदि उत्पादक उत्पादन करता जा रहा है यानी अपने लॉस को इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसे द स्टेज ऑफ नॉनसेंस प्रोडक्शन कहेंगे कि ये एक बदतमीजी वाले उत्पादन की स्थिति या कहलाएगी नॉनसेंस प्रोडक्शन की। तो इस स्थिति को इसलिए इन दोनों के जो बीच की स्थिति है स्टेज 2 द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादक को 6 यूनिट तक आवश्यक रूप से उत्पादन करना चाहिए अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्पादन के एक दिए हुए कॉम्बिनेशन से। तो इसलिए द्वितीय अवस्था को ही इकोनॉमिक प्रोडक्शन की स्टेज कहलाती है, यानी आर्थिक उत्पादन की स्थिति कहलाएगी। तो एक उत्पादक को ना तो फर्स्ट स्टेज तक प्रोडक्शन रोकना चाहिए और ना थर्ड स्टेज में उत्पादन करना चाहिए। अधिकतम उत्पादन करने के लिए दिए हुए साधनों से, उत्पादन के दिए हुए साधनों के कॉम्बिनेशन से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक उत्पादक को सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहिए। सो दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहलाता है। इसकी मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं, वे सभी मान्यताएं जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन को जब डिस्कस किया था उसमें ली थी, वो सभी मान्यताएं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत भी लागू होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन है ये अल्पकालीन उत्पादन फलन है, ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है, इसलिए उत्पादन फलन की सभी मान्यताएं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर भी लागू होती हैं। थैंक यू।